फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है डीडी आनंद महाविद्यालय चैनल में। बीएड प्रथम वर्ष के ज्ञान एवं पाठ्यक्रम के अति लघुत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के बारे में। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है शिक्षा की परिभाषा लिखिए। उत्तर है शिक्षा की परिभाषा निम्नलिखित है। पहला, शंकराचार्य के द्वारा साविद्या या विमुक्ति, मतलब फ्रेंड्स शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाती है। स्वामी दयानंद के अनुसार विद्या विलास मनसो धृतशील शिक्षा, अर्थात विद्या में विलास करने वाले मन का निर्माण करना ही शिक्षा है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा की बहुमुखी एवं सर्वोत्तम विकास से है। जॉन डेवी के अनुसार जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन आवश्यक है, उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा। बटलर के अनुसार शिक्षा प्रजाति की आध्यात्मिक उपलब्धियों के साथ व्यक्ति का क्रमिक अनुकूलन है। अरस्तु के अनुसार स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। दूसरा प्रश्न है आधुनिकीकरण से क्या आशय है लिखिए। उत्तर है आधुनिकीकरण का सरल और संक्षिप्त अर्थ है वह प्रयास करना या ऐसा प्रभाव डालना जिससे कि एक व्यक्ति, संस्था, समुदाय या समाज आधुनिक या नए समझे जाने वाले मूल्यों, विचारों, दृष्टिकोणों, संस्थानों व संस्थानों को अपनाने का प्रयास करें। सामान्य तौर पर जब भी हम आधुनिकीकरण की बात करते हैं तो पाश्चात्य जनतांत्रिक देशों, विशेषकर अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस आदि द्वारा प्राप्त की गई महान औद्योगिक प्रगति तथा भौतिक सुख सुविधाओं की सुलभता के संदर्भ को ध्यान में रखा जाता है। वास्तव में सामाजिक परिवर्तन की दिशा इंगित करने वाला एक संप्रत्यय आधुनिकीकरण माना जाता है। आधुनिकीकरण में परंपरागत समाज का आधुनिक समाज के रूप में परिवर्तन का लक्ष्य अंतर्निहित रहता है। तीसरा प्रश्न है फ्रेंड्स इस्लामी मत में इल्म और तालीम की क्या अवधारणा है। उत्तर है फ्रेंड्स इल्म और तालीम मुख्यतः अरबी भाषा के शब्द हैं। दोनों का अर्थ ज्ञान, उपदेश, शिक्षा और योग्यता होता है। इल्म और तालीम का वही संबंध है जो कि विद्या और शिक्षा में है। इल्म वह है जो इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान शरीफ में मनुष्य के नजात मोक्ष पाने के सदाचरण कर्तव्य कर्म के रूप में सन्निहित है। तालीम वह है जिसको प्राप्त करने के बाद मौलिक मनुष्य लौकिक जीवन में सफलतापूर्वक जीवन निर्वाह की काबिलियत प्राप्त करता है। चौथा प्रश्न है शिक्षा दर्शन क्या है लिखिए। उत्तर है शिक्षा दर्शन शिक्षा शास्त्र और दर्शन शास्त्र का एक विशेष क्षेत्र है। शिक्षा दर्शन दो शब्द युग्मों से मिलकर बना है। शिक्षा दर्शन इसमें शिक्षा वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति के आंतरिक विकास को समृद्ध बनाकर बाह्य विकास की बहुआयामी पृष्ठभूमि विनिर्मित करती है। वही दर्शन मानव जीवन की सभी समस्याओं के समाधान हेतु लक्ष्य निर्देशित दृष्टिकोण, विचार, विश्वास, मूल्य तथा मानदंड का निरूपण करता है। पांचवा प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय अवबोध से क्या तात्पर्य है। उत्तर है राष्ट्रीय और संस्कृति की परिधि से घिरे विचार और अवबोध का अंतर्राष्ट्रीय परिधि का पर विस्तार ही अंतर्राष्ट्रीय अवबोध है। अपनी अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीयता एवं संस्कृति के प्रति पक्षपातपूर्ण विचार दूसरे राष्ट्र एवं संस्कृति में विश्वास रखने वाले व्यक्तियों के व्यवहारों का सही और निष्पक्ष आकलन नहीं करने देते हैं। डॉक्टर वाल्टर एच.सी. लेब्ज के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवबोध इस ओर ध्यान दिए बिना ही व्यक्ति में किस राष्ट्रीयता एवं संस्कृति के हैं एक दूसरे के प्रति सब जगह उनके व्यवहार का आलोचनात्मक और निष्पक्ष रूप से निरीक्षण करने और अपनी योग्यता है। गोल्ड स्मिथ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीयता एक ऐसी भावना है जो कि व्यक्ति को यह बताती है कि वह अपने राज्य का ही सदस्य नहीं बल्कि विश्व का नागरिक भी है। छठवां प्रश्न है मानव मूल्यों से क्या तात्पर्य है। उत्तर है भारतीय धर्म ग्रंथों में मूल्य के लिए शील शब्द अनेक स्थानों पर प्रयुक्त हुआ है। यह शब्द मूल्य का पर्यायवाची नहीं वरन निकटतम शब्द है। शील सर्वत्र भूषण का कार्य करता है। कहीं कहीं शील शब्द चरित्र के लिए भी प्रयुक्त हुआ है। वस्तुतः मूल्य एक प्रकार का मानक है। मनुष्य किसी वस्तु, क्रिया, विचार को अपनाने से पूर्व या निर्णय करता है कि वह उसे अपनाए या त्याग दे। जब ऐसा विचार व्यक्ति के मन में निर्णयात्मकता ढंग से
आता है तो वह मूल्य कहलाता है। मूल्य एवं आदर्श यह दोनों ही चरित्र निर्माण तथा व्यक्तित्व विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अंगीकृत या आत्मसात किए हुए मूल्य ही जीवन आदर्श बनते हैं। जब मूल्यों का स्पष्टीकरण हो जाता है तब मूल्य विशेष पर निर्णय ले लेते हैं और उसे जीवन में ग्रहण कर लिया जाता है, तभी वह आदर्श बनता है। 7वां प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता का क्या अर्थ है, लिखिए। उत्तर है, राष्ट्रीय एकीकरण राष्ट्र में निवास करने वाले व्यक्तियों में उपजने वाली वह भावना है जिसमें वे आपसी विविधता एवं मनोमालिन्य को त्याग कर राष्ट्र पर पड़ने वाली विपदाओं के समय एवं सूत्र में बंधकर किसी हद तक सेवा भाव एवं प्राणोत्सर्ग करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। राष्ट्रीय एकीकरण एवं कठोर इच्छा शक्ति या इरादा पक्का है जो राष्ट्र में रहने वाले नागरिकों में संगठित होने की भावना पैदा करती है। जॉन ब्राउनवेकर ने लिखा है कि साधारण रूप में इसका आशय है कि राष्ट्र के प्रति राष्ट्रभक्ति में भी इरादा वफादारी रखना। राष्ट्रीय एकता सम्मेलन के द्वारा कहा गया है, राष्ट्रीय एकीकरण एवं एक मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षणिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोगों के दिलों में एकता, संगठन एवं संनिग्धता की भावना, सामान्य नागरिक की भावना और राष्ट्र के प्रति भक्ति की भावना का विकास किया जाता है। 8वां है, शांति निकेतन की स्थापना के उद्देश्य बताइए। उत्तर है, टैगोर के शांति निकेतन की स्थापना के निम्न उद्देश्य हैं। पहला है, बालकों में भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना। दूसरा है, आध्यात्मिक उन्नति के लिए वातावरण उत्पन्न करना। तीसरा है, बालकों को पूर्ण स्वतंत्रता देना ताकि वे सामाजिक जीवन में सफलता के साथ भाग ले सकें। चौथा है, शांति निकेतन की स्थापना का उद्देश्य बालकों में प्रकृति द्वारा सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करना था। 5वां है, प्रकृति और जीवन के बीच सामंजस्य स्थापित करना। 9वां प्रश्न है, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य बताइए। उत्तर है, विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं ने शिक्षा को प्रभावित किया है। शिक्षा के द्वारा आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति आदर्शवादी शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य है। मनुष्य में बुद्धि एवं विलक्षण शक्ति है जिसके सहारे वह वातावरण को अपने अनुकूल बना सकता है, स्वयं वातावरण का दास होकर नहीं रह सकता है। व्यक्ति का उन्नयन आदर्शवादी शिक्षा का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। मानव जाति द्वारा संचित की गई संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाना आदर्शवादी शिक्षा का लक्ष्य है। संक्षेप में आदर्शवादी शिक्षा का लक्ष्य व्यक्तित्व एवं सामाजिक उन्नति में सहयोग करना है। 10वां प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, प्रकृतिवाद पुस्तकीय ज्ञान पर विश्वास नहीं करते हैं। इनके अनुसार वास्तविक शिक्षा है जो मनुष्य को प्रकृति के अनुकूल विकास करने और जीवन व्यतीत करने योग्य बनाती है। यंत्रवादी प्रकृतिवाद के व्यवहारवाद को जन्म दिया है। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक संपूर्ण व्यवहार की व्याख्या मानव की मूल प्रवृत्तियों के आधार पर करते हैं। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों का उदारीकरण ही शिक्षा है। स्पेंसर के अनुसार शिक्षा का अर्थ अंतः प्रवृत्तियों का बाह्य जीवन में समन्वय स्थापित करना है। 11वां प्रश्न है, अद्वैत दर्शन के अनुसार अविद्या का अर्थ बताइए। उत्तर है, अविद्या एक संस्कृत शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ अज्ञान, भ्रम, मूर्ख एवं विद्या के विपरीत है, अर्थात अविद्या का अर्थ हुआ अशिक्षित। यह शब्द बड़े पैमाने पर हिंदू ग्रंथों में प्रयोग किया जाता है, साथ साथ उपनिषद सहित बौद्ध ग्रंथों में बहुतायत से इसका प्रयोग किया गया है। अद्वैत दर्शन के अनुसार शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत में माया तथा अविद्या शब्दों के समानार्थी माना है, परंतु बाद में दार्शनिकों ने इन दोनों में अंतर बताया है। शंकराचार्य का मत है कि ईश्वर की बीज शक्ति का नाम माया है। माया रहित होने पर ईश्वर में प्रवृत्ति नहीं होती है और न ही वह जगत की सृष्टि करता है। वह अविद्यात्मक बीज शक्ति अव्यक्त कही जाती है। यह ईश्वर में आश्रित होने की वाली महा सुक्ति रूपिणी है जिसमें अपने स्वरूप को ना पहचानने वाले संसारी जीव सोते हैं। 12वां प्रश्न है फ्रेंड्स, पाठचर्या और पाठ्यक्रम में क्या अंतर है, लिखिए। उत्तर है, पाठचर्या और पाठ्यक्रम शब्दों का प्रयोग शिक्षा की क्रिया में होता है, परंतु दोनों शब्दों में अंतर है। पाठचर्या के अंतर्गत शिक्षा का उद्देश्य और
ओर ले जाने और विषयों, क्रियाओं, विधि विधान का संगठन होता है। पाठ्यक्रम के अंतर्गत पाठ्य विषयों और वस्तुओं का एक क्रम होता है जिसे विद्यार्थी को अध्ययन की दृष्टि से पढ़ाया जाता है। 13वां प्रश्न है फ्रेंड्स, वर्तमान पाठ्यक्रम में क्या दोष है, इसके सुधार के उपाय बताइए। उत्तर है फ्रेंड्स, अपने देश में पाठ्यक्रम का निर्माण उन विशेषज्ञों द्वारा किया गया था जो कि विदेशी थे। पाठ्यक्रम में बहुत सी दुर्बलताएं होती हैं। पाठ्यक्रम दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक आधार पर नहीं बने हैं। पुस्तकीय एवं सैद्धांतिक ज्ञान पर अधिक जोर दिया गया है। व्यावसायिक, औद्योगिक एवं तकनीक विज्ञान का अभाव है। परीक्षा की प्रधानता है। धार्मिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की उपेक्षा की गई है। सुधार का उपाय, पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों का निर्धारण किया जाना चाहिए जिससे बालकों का व्यवहारिक पक्ष का ज्ञान अधिक हो। पाठ्यक्रम व्यवसाय परक बनाया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम को परीक्षा प्रधान न बनाकर उसे उपयोगिता प्रधान बनाया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम को इस प्रकार का होना चाहिए जिससे बालक उसमें रुचि ले। पाठ्यक्रम इस प्रकार का होना चाहिए जो बालक के जीवन में हमेशा जुड़ा रहे। 14वां है, संस्कृत का अर्थ बताइए। उत्तर है, संस्कृत बहुत व्यापक शब्द है जिसका अलग अलग अर्थ लगाया जाता है। कुछ लोग इसे संपूर्ण जीवन के व्यवहार में से व्यापक रूप से सार्वभौमिक अर्थ देते हैं, तो कुछ लोग उसे व्यक्ति के रहन सहन, खान पान, बोलचाल तथा तक ही सीमित रखते हैं। कुछ ही दृष्टि से सामाजिक परंपराएं, रीति रिवाज और मान्यताएं ही संस्कृत और बाह्य नकली सौंदर्य भी कुछ की दृष्टि में संस्कृत की श्रेणी में आते हैं। बहुत से व्यक्ति समाज में प्रचलित संगीत, नृत्य, चित्रकला, वास्तुकला और साहित्य की प्रगति को संस्कृत मानते हैं। कोई व्यक्ति जितना अधिक भाषाओं को जानता बोलता है वह अधिक ज्ञानवान है। मौज मस्ती एवं ऐश्वर्य के साथ उतना ही अधिक सुसंस्कृत है। 15वां प्रश्न है, पाठ्यक्रम की उपयोगिता बताइए। उत्तर है, पाठ्यक्रम की उपयोगिता निम्न है। पहला है, पाठ्यक्रम शिक्षण के लिए उपयोगी होता है, शिक्षार्थी के लिए उपयोगी होता है। दूसरा है, समाज के लिए उपयोगी होता है। चौथा है, संस्कृति एवं उन्नयन एवं संवर्धन के लिए उपयोगी होता है। 5वां है, अंतर्दृष्टि, सूझ तथा अवबोध के विकास के लिए उपयोगी होता है। 6वां है, शिक्षा एवं की समान संरचना एवं समानता की स्थापना के लिए उपयोगी होता है। 7वां है, शिक्षा को नवीन मंतव्यों से अलंकृत करने में उपयोगी होता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।